हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज हम लोग सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स 2025 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था इकोनॉमिक्स वालों के लिए, पीजी के लिए, एमए इकोनॉमिक्स के लिए बेसिकली, उसका डिटेल सोल्यूशन करने वाले हैं, मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का और इकोनोमेट्रिक्स के पार्ट का। ओके, तो एक ना बहुत बड़ा मिथ है कि मैथ, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स मत पढ़ो, वो तो कम आती है, बाकी पढ़ो, उससे आप क्लियर कर लोगे। अच्छा, तुम बाकी जो पढ़ के जाओगे, क्या तुम वो सारे सवाल ठीक कर लोगे? श्योर हो? 100% मुंडी ला रहे होगे? नहीं तो यार इतने पोर्शन को भी क्यों छोड़ो ना। 5, 10, 15, 20, 75 में से जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसके, फाइन, उसको करना तो है ना यार। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ के भी गए हो ना तो भी आप मतलब सवाल अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक भी करके आओगे। और सीयूटी ने कुछ ऐसा तो बोला नहीं है, क्या सीयूटी वालों ने कुछ ऐसा बोला है कि हम मैथ, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स 15-20 क्वेश्चन ही देंगे, 5 क्वेश्चन देंगे? देंगे नहीं यार, डिपेंड करता है। टीचर अगर कोई और हुआ जो एग्ज़ाम सेट कर रहा है, पेपर बना रहा है, उसको मैथ, स्टैटिस्टिक्स पसंद हो, इस बार 30 क्वेश्चन डाल दे, तो बेचारे जो नहीं पढ़ के गए उनका तो लोटा डूब जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों के पास सिलेबस में जो जो टॉपिक उन्होंने लिखे हैं उन सबको आपको पढ़ के जाना है। आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, करना भी मत। अगर आपने सीयूटी के सिलेबस के हिसाब से अच्छे से पढ़ाई की है तो ज़रूर रैंक ला सकते हो आप लोग। सो देखिए गाइस, तो 75 टोटल क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन अगर चलें हम लोग, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है इकोनॉमिक्स का, सेकंड भी माइक्रो मैक्रो से रिलेट करता है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं, अगर किसी को विजिबल नहीं है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बाकी मैं रीड भी करूँगा, बाकी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी आरएसजी की वेबसाइट से। The export of the goods of the country has a growth rate of A by T and exports of its services has a growth rate of B by T. What is the growth rate of total export? तो export दो जगहों का हो रहा है, गुड्स का हो रहा है और सर्विसेज का हो रहा है। दोनों के ग्रोथ रेट मुझे गिवन है, सर्विसेज का भी ग्रोथ रेट गिवन है और गुड्स के एक्सपोर्ट का भी ग्रोथ रेट मुझे गिवन है। तो टोटल ग्रोथ रेट जो होगा उसका मुझे, जो टोटल एक्सपोर्ट होगा उसका ग्रोथ रेट मुझे निकालना है। तो काफी स्टूडेंट ने क्या किया होगा, दोनों के ग्रोथ रेट को ऐड करके आंसर कर दिया होगा। बहुत बच्चे ऐसा करेंगे। क्रॉस ग्रोथ रेट एक टॉपिक होता है, मैं स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को सेमेस्टर 1 में पढ़ाता भी हूँ ग्रोथ रेट। ओके, थोड़ा सा आपको रिकॉल अगर कराऊँ, ग्रोथ रेट क्या होता है। अगर आपके पास y इज द फंक्शन ऑफ t है, y इज द फंक्शन ऑफ t है, तो ग्रोथ रेट ऑफ y का मतलब होता है, ग्रोथ रेट ऑफ y को ऐसे डिनोट करते हैं आर वाई, इसका मतलब होता है d बाई डी टी ऑफ लॉग y। लॉग y को विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इट मीन्स हम ग्रोथ रेट ऑफ y की बात कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है यार, इसके लिए तो पूरा आधा घंटे का लेक्चर है। ओके, तो वो नहीं, अभी तो फॉर्मूला देख लो। चलिए, आप लोगों के पास ग्रोथ रेट, एक्सपोर्ट जो गुड्स का है वो फंक्शन ऑफ टी है, एक्सपोर्ट जो सर्विसेज का है वो भी फंक्शन ऑफ टी है। ग्रोथ रेट ऑफ जी तुम्हें दे रखा है बेटा a बाई टी, इसको d बाई डी टी ऑफ लॉग जी भी बोल सकते हो। ओके, ग्रोथ रेट ऑफ s तुम्हें दे रखा है b बाई टी, इसे तुम लोग d बाई डी टी ऑफ लॉग s भी बोल सकते हो। ओके, नाउ आपके पास जो x है, आपके पास जो x है विच इज g प्लस में s, x क्या है, g प्लस में s, टोटल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फ्रॉम गुड्स एंड जो एक्सपोर्ट तुम कर रहे हो सर्विसेज का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो आपको rx निकालना है, तो rx निकालने के लिए आपको log x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t, एंड सबसे पहले तो x आपको गिवन है तो log x निकाल लो, बोथ साइड log लोगे तो कुछ ऐसा बच जाएगा बच्चों। ओके जी, नाउ जब इसको तुम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, चेन रूल 1 अपॉन में g प्लस s इंटू में d बाई डी टी ऑफ g प्लस d बाई डी टी ऑफ s। बहुत बेसिक सा है, ठीक है, क्लियर। नाउ dg बाई डी टी मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो d बाई डी टी ऑफ लॉग जी है, तो कैसे निकालेंगे dg बाई डी टी, देख लो यार। आपके पास जो a बाई टी है d बाई डी टी ऑफ लॉग जी, बेसिक मैथ्स, इसको 1 बाई जी इंटू डी जी बाई डी टी कर सकते हो आप लोग। तो फाइनली dg बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, ag बाई टी। ओके, सिमिलरली इस वाले को देखो, s वाले के लिए क्या कर सकते हो, जो b बाई टी है इसे लिख दिया 1 बाई एस ds बाई डी टी, तो ds बाई डी टी कितना आ जाएगा यार, sb बाई टी। ओके, अब वैल्यूज पुट करें, देखिए ध्यान से देखो, 1 अपॉन में g प्लस s, dg बाई डी टी कितना है,
ए जी बाई टी, और ये कितना है बी जी बाई टी, नहीं बी एस बाई टी, बी एस बाई टी, है ना, यही है, ठीक है। तो नीचे तो आ गया। अच्छा जी प्लस एक्स को अगर हम लोग चाहें तो एक्स भी लिख सकते हैं, है ना, एक्स इंटू में टी, और ऊपर क्या आ गया ए जी प्लस में बी एस, तो ए जी प्लस बी एस अपॉन में टी, है कोई ऑप्शन ऐसा, ए जी प्लस में बी एस अपॉन में टी एक्स, यही आ रहा है, देखो आया मजा। आप लोगों ने तो मैक्सिमम बच्चों ने सब गलत करा था, मैक्सिमम मतलब ऐसा नहीं सबने गलत करा था, कुछ ने पढ़ा भी होगा। ओके ग्रोथ रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, एक सवाल तो मिला और अच्छा सवाल मिला है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, तीन सवाल हो, अच्छा फोर्थ वन भी अच्छा सवाल मिला है, मतलब अगर आपने टॉपिक पढ़कर आए हो तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो क्वाजी कनकेव और कॉन्वेक्स से कनेक्ट करती है, और मैंने क्वाजी कनकेव कन्वेक्स के 2 लेक्चर यूट्यूब पे बना रखे हैं, मुझे लगता है ठीक ठाक वाले, तो आप देख सकते हैं। इफ एफ एक्स इज क्वाजी कनकेव, कह रहा कौन सी करेक्ट नहीं, इफ एफ एक्स इज क्वाजी कनकेव देन माइनस एफ एक्स इज क्वाजी कन्वेक्स, ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई फंक्शन क्वाजी कनकेव है तो उसका माइनस टाइम उसका उल्टा हो जाएगा क्वाजी कन्वेक्स। इफ एफ एक्स इज लीनियर फंक्शन देन इट इज क्वाजी कनकेव एज वेल एज क्वाजी कन्वेक्स, ये भी ठीक है, कोई भी लीनियर फंक्शन दोनों होता है, ठीक है। थर्ड, एनी कनकेव फंक्शन इज क्वाजी कनकेव बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, है ना, कनकेव क्वाजी कनकेव होता है बट हर क्वाजी कनकेव कनकेव हो ऐसा जरूरी नहीं है, कन्वेक्स भी हो सकता है। अब चौथी बची वही गलत होनी चाहिए होपफुली, एनी कॉन्वेक्स फंक्शन इज क्वाजी कन्वेक्स एंड कन्वेक्स आल्सो होल्ड, नहीं कन्वेक्स क्वाजी कन्वेक्स है बट क्वाजी कन्वेक्स कन्वेक्स होगा हमेशा, नहीं ऐसा जरूरी, तो डी फोर्थ वन इज इनकरेक्ट, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ओके 2 सवाल मिल गए गाइस अभी तक हम लोगों को। ओके काउंट करते रहो, काउंट करते रहो, मैं तुम्हें प्लीज एहसास दिलाना चाहता हूं पूरी तरीके से कि कैसे होगा। ओके अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। शायद अगर आप इकोनॉमिक्स के तरीके से भी हो सकता है बट ये मैथमेटिकल तरीके से भी हो सकता है, जब मैं स्टूडेंट्स को पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ाता हूं तो उसमें इकोनॉमिक एप्लीकेशन में ये यूज हो सकता है। कह रहे हैं अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 एंड यूलर्स इक्वेशन होल्ड, वो तो करेगी बड़ा बिग डील। इफ एमपीएल इज ग्रेटर देन एपीएल देन व्हाट हैपन, ओ तेरी, देखो आपको प्रोडक्शन जो है फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल है, ठीक है, होमोजीनियस है, मतलब लैम्डा एल लैम्डा के इज नथिंग बट लैम्डा की पावर एन एल के, तो फंक्शन तुम्हें गिवन नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं पी को, पी इज नथिंग बट एल जी ऑफ के बाय एल, ये होमोजीनियस की पहली प्रॉपर्टी होती है, जब फंक्शन होमोजीनियस होता है तो फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं एल की पावर एन जी ऑफ के बाय एल, और एल की पावर एन, एन यहाँ पे 1 है क्योंकि होमोजीनियस डिग्री 1 है। ओके तो एपीएल और एमपीएल की बात कर रहा है, तो अगर एपीएल में निकालूंगा तो एल से डिवाइड करूंगा पी को, तो मेरे पास आ जाएगा क्या जी ऑफ के बाय एल, और एमपीएल अगर मैं निकालूंगा तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एल, तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैंने इसको किया विद रिस्पेक्ट टू एल, सो मेरे को क्या मिलेगा एल जी डैश के बाय एल इंटू में माइनस के बाय एल स्क्वायर प्लस जी ऑफ के बाय एल इंटू में 1 बाय एल, ठीक है, इंटू में 1 बाय एल। फाइनली इससे ये कैंसिल हो गया एंड क्या बचा माइनस के बाय एल जी डैश के बाय एल प्लस में 1 बाय एल जी ऑफ के बाय एल, कुछ ऐसा बचा। ओके सही जा रहा हूँ मैं, नहीं 1 बाय एल नहीं बचेगा यार, क्योंकि प्रोडक्ट टूल लगाया ना तो एल का 1 होगा, आई एम सॉरी, ओह प्लस जी ऑफ के बाय एल, ठीक है। अब तुम्हें क्या गिवन है कि जो एमपीएल है वो एपीएल से बड़ा है, एमपीएल इज ग्रेटर देन एपीएल देन व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, तो एमपीएल मेरे पास आ रहा है ये क्या माइनस के बाय एल जी डैश के बाय एल प्लस जी ऑफ के बाय एल, और एपीएल कितना है जी ऑफ के बाय एल, तो ये कैंसिल, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो माइनस के बाय एल जी डैश के बाय एल इज ग्रेटर देन 0। अच्छा ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, व्हेन जी डैश के बाय एल इज लेस देन 0, क्योंकि के और एल तो कभी नेगेटिव होंगे नहीं, तो बेसिकली ये लेस देन 0 आ रहा है। अब ये है क्या, ऑप्शन में दे रखे हैं क्या क्या, देख लो ये गिवन है आप लोगों को, प्लीज ध्यान से देखेंगे। ओके जी डैश के बाय एल, ओके
तो आपको देखा एमपीएल विल बी नेगेटिव, एमपीएल तो इतना बड़ा है। एमपीके से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है तो एमपीके निकाल के देखें। एमपीके क्या होगा गाइस, देखो एमपीके होगा डेल पी बाय में डेल के। तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू के डिफरेंशिएट करूं तो एल जी डैश के बाय एल, और के बाय एल का हो जाएगा 1/L। तो ये तो एमपीके ही आ गया, तो इट मीन्स एमपीके नेगेटिव होना चाहिए। वही मैथमेटिक्स यूज, अच्छी खासी, हल्की फुल्की भी नहीं। ओके चलिए, तो कितने सवाल हो गए? 3 सवाल हो गए भाई अभी तक। तो भाई मैं 5 तक पहुंचा, मुझे 3 सवाल मिल गए। तो मैं बच्चों का मिथ दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं है तुम फिर माइक्रो पूरा छोड़ दो, सब बराबर करना है। हाँ ओके फाइन, ये तो आप लोगों का माइक्रो का क्वेश्चन है। 3 सवाल हो चुके हैं, अब आ जाते हैं एक और 7वां क्वेश्चन। गाइज ये क्वेश्चन तो ठीक है। इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज दिस एंड द फिक्स कॉस्ट इज दिस फाइंड द कॉस्ट फंक्शन। तो ये ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट फंक्शन कैसे निकलता है? इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो 2e की पावर 0.2q dq, तो 2e की पावर, अच्छा 0.2q अपॉन में 0.2 प्लस में k ले लो, है ना, k ले लो, कांस्टेंट भी तो आएगा। तो ये होगा 2/10, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे आगे। तो बेसिकली कॉस्ट फंक्शन क्या आ गया? 10e की पावर 0.2q, ठीक है, प्लस k, ये आ गया। मेरी आप बात ध्यान से सुनो एवरीवन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट को यहाँ 75 लिख कर आ जाएंगे। यहाँ भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, बट आपको फिक्स कॉस्ट को 75 यहाँ नहीं लिखना एकदम से। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होता तो फिर भी लगा देते हैं। फिक्स कॉस्ट आपको क्या दे रखी है? 75, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? अगर मैं फिक्स कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से इक्वेट करना चाहूँ तो वो कब हो सकती है? जब आउटपुट लेवल 0 होगा। तो मैं ऐसे ले सकता हूँ, जब आउटपुट लेवल 0 है, ठीक है, देन C को 75 लिया जा सकता है, तो यहाँ से K निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे 75 पुट करेंगे, ठीक है, एंड 10e की पावर 0 हो जाएगा और K आ जाएगा। e की पावर 0 1 होता है, K आ गया 65। तो यहाँ पे K को 65 डालेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, गलती नहीं करनी। ओके, तो गाइज मेरे हिसाब से 4 सवाल हो गए 7 तक ही। क्या बात है, मिथ दूर हो रहा है काफ़ी हद तक, मेरा भी और तुम्हारा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस 8th क्वेश्चन देखें क्या कह रहे हैं। 8 तो नहीं है हमारे टाइप का, 9 भी नहीं है, और 9 है क्या? 9 भी नहीं है, ठीक है, फिर हिंदी भी आ जाती है एक, तो 10 भी नहीं है। तो 10 तक हम 4 सवाल कर चुके हैं। 11 भी नहीं है, ओके, 12 भी नहीं है, ओके, 13 भी नहीं है, ओके, 14, 15, ठीक है। बीच में अगर गलती से मुझे कोई छूट जाने का इस, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ओके ओके फाइन। 17, 18 और 19 है, ठीक है। इफ वी ट्वाइस अ फ्लिप बैलेंस्ड कॉइन, ठीक है, 2 बारी कॉइन को फ्लिप किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। ये तो बहुत ही आसान हो गया गाइस। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ओके। तो क्या हो गई, कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी में तीनों आ जाएंगी, तो 3/4 आंसर हो जाएगा। ओके, तो 4 सवाल 5 हो गए मेरे हिसाब से, हैं या 6 हो गए? मेरे हिसाब से 6 हो गए। पहला हो गया ग्रोथ वाला, फिर क्वाजी कनकेव वाला, और फिर उसके बाद अभी इससे पहले ये वाला भी किया। 3, 1, 4 और आया था, 5 हो गए शायद। ठीक है गाइस, अगर थोड़ा सा हेर फेर हो तो आई एम सॉरी। 19 हो गया, 20। तो 20 तक पे 6 सवाल मुझे मिल चुके हैं, 6 से 7 सवाल मुझे मिल चुके हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता कोई स्किप हो गया, मैं पीछे जाना नहीं चाहता, टाइम वेस्ट होगा। Suppose that the random variable x takes on the value -1, 0 and 2 with probability 1/8, 1/2, 3/8. What is the expected value? ओए होए होए, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। -1, 0, 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x है 1/8, 1/2, 3/8। तो x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x करेंगे तो -1/8, 0 और 3 दूनी 6/8। एक्सपेक्टेशन हो जाएगा इसका टोटल, तो 5/8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी आंसर। तो हमारे कहाँ तक सवाल हो चुके हैं? 19 तक सवाल हो चुके हैं गाइस, ऑलमोस्ट नहीं 20 तक सवाल हमारे खत्म हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं क्या है मैथ्स, स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स। चलिए गाइस 20 तक तो 6 सवाल मिल गए थे, आगे देखते हैं हम 21-22 में क्या हो रहा है। देखें 21 भी मैथ्स का है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 248? ज्योमेट्रिक मीन का वीडियो तुम्हें मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ओके, ज्योमेट्रिक मीन होता है प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और जितनी ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट कर रहे हो उसका उतना ही रूट। तो nth, अगर आपने n ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ऐसे बोलते हैं nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन। ओके, सो क्यूब रूट 8 चौक 32 दूनी 64, 64 का क्यूब रूट 8 होता है, नहीं यार 4 होता है, आई एम सॉरी। तो ऑप्शन नंबर 3। तो 7 क्वेश्चन हो गए मैथ्स के और स्टैट्स के मिला के। चलिए आगे देखिए, 7 हो गए, अगले में आते हैं 8। कोरिलेशन एनालिसिस, द टू वेरिएबल आर ट्रीटेड विद डिस्टिंक्शन। ट्रीटेड विद डिस्टिंक्शन का मतलब क्या ऐसे लेके चलते हैं कि एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा, ऐसे लेके कोरिलेशन में कभी नहीं चलते। वो पता है किस में चलते हैं? रिग्रेशन में। तो ये पहला, दूसरा और चौथा तीनों पॉइंट्स रिग्रेशन के। कोरिलेशन के लिए ट्रीटेड सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली इसलिए चाहे तुम कोरिलेशन एक्स वाई का निकालो या वाई एक्स का निकालो, एक जैसे ही आते हैं। ओके, तो थर्ड ऑप्शन होगा इसका। 8 क्वेश्चन हो गए गाइस, 8 क्वेश्चन हो गए, डबल डिजिट तो पार हो ही जाएगा, मैं श्योर हूं। इन स्टैटिस्टिक द स्टैंडर्ड एरर मेजर द स्पेसिफिकेशन एरर ऑफ द मॉडल, ऑटो कोरिलेशन। स्टैंडर्ड एरर में ये सब तो नहीं होता यार, ये तो सब इकोनोमेट्रिक्स है। कोरिलेशन भी नहीं होता। हाँ, प्रिसीजन ऑफ द एन एस्टीमेट, प्रिसाइज है एस्टीमेट कितना या नहीं है वो तो स्टैंडर्ड एरर ही बताएगा। तो ठीक, तो कितने हो गए? 9 क्वेश्चन हो गए, 23, 22 और 21 तीनों। ठीक है, 9 हो गए। आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, 24 भी मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स द सेम ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं तो दोनों का एडिशन भी सिमेट्रिक होता है, और ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक ही होता है। देखना चाहो तो देख सकते हो, ए बी प्लस बी ए का अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे ना, सिमेट्रिक पता है ना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए बी ट्रांसपोज प्लस में बी ए ट्रांसपोज, और इसको मैं लिख सकता हूँ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज बी है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, गिवन है। तो ये तो इक्वल आ गया, तो सिमेट्रिक। तो ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक और ये भी सिमेट्रिक होगा। ये स्क्यू होता है ए बी माइनस बी है। ओके, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा नंबर सवाल कर रहे थे हम? 24। तो 21, 22, 23, 24 10 सवाल हो चुके हैं गाइस। हाँ 10 यार, 75 में से 10 अगर ठीक हो जाएं एकदम से जल्दी से तो कितना मजा आएगा, सोचो। आगे बढ़ते हैं जी, 25 पे आते हैं। 25, अरे भाई ऊपर चले जा मेरे दोस्त। 25 तो यार बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे शर्म आ रही है कराते हुए, शर्म आ रही है, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है सीरियसली। ए भी करना है यार, ये तो बिल्कुल ही हद पार कर दी एनटीए वालों ने। इतना आसान, ये तो तुम लोगों के लायक ही नहीं है सवाल, क्योंकि तुम लोग बहुत लायक हो, नालायक नहीं हो। ओके, सो 1 into 5 प्लस 3 into 9, 2 into 5 प्लस 8 into 9, 4 into 5 प्लस ये 0 into 9। तो यार ये तो कर लेना। 9 3 27 और 5 32, 8 9 72 और 10 82, ठीक है, और 4 5 20। तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो 21, 22, 23, 24, 25 6 सवाल इतने और 6 सवाल पहले थे, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 सवाल हो गए आप लोगों के पास। अप्रॉक्सीमेटली क्या, एग्जैक्टली 12 सवाल हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं, और आ रखी है मैथ्स स्टैट्स या सिर्फ 12 सवाल पे खत्म हो गया। चलिए गाइस, नाउ 12 सवाल हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या क्या सवाल मिलते हैं हम लोगों को। तो मैंने थोड़े से नोट डाउन किए हैं कि अब मेरे हिसाब से मुझे शायद डायरेक्ट मूव करना चाहिए 34 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि मेरे लायक है। बाकी ओके मैं लायक नहीं हूँ आई वुड से 34 में लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज व्हाट। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या अजम्पशन लेता है? लीनियर इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, वेरिएबल तो नॉन लीनियर भी चलेंगे। नॉन लीनियर इन पैरामीटर, पैरामीटर लीनियर होने चाहिए। लीनियर इन पैरामीटर एंड मस्ट बी लीनियर इन वेरिएबल, जरूरी नहीं है लीनियर इन वेरिएबल हो, मे और मे नॉट बी। तो डी विल बी दी बेटर ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखो इकोनोमेट्रिक्स भी आ गई। 13 सवाल हो गए बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। ओके 35, 36, दिस वन, ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें तुमसे डायरेक्टली थ्योरी पूछी हुई है। आगे अगर बढ़े हम लोग 40s में 41 पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया एक तरीके से देखा जाए तो।
तो एफ एक्स आपको इधर रखा है, फाइंड द सम वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सम निकालना है बच्चों, बहुत आसान है। F1 निकालना है, F2 निकालना है, F3 निकालना है। तो F1 हो जाएगा कितना 4/15, 2 हो जाएगा 5/15 और 3 हो जाएगा 6/15। 6 5 11 और 11 4 15। अरे तो 1 ही आ गया, तो बड़ा आसान सवाल है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, दोबारा देख लूँ, 1 4 5 5 4 9 9 और 6 15। ठीक है, 41 हो गया। तो 12 13 14 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, 42 भी आ गया भाई साहब। ठीक है, 15वां नंबर सवाल हो गया एक तरीके से। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सैंपल। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन याद है बच्चों? S इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n माइनस वन। मैं CUT के पेपर में गया था इस टाइम पे, एक स्टूडेंट हमारा निकल कर आए, वो कह रही मैं n माइनस वन लगाना ही भूल गई। अब ऐसे इतना इग्नोर करोगे तो यही होगा। तो x बार 8 7 15 9 24/3 8, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 8 0 1 9 में से 7 गए 1 9 में से 1 सेकेंड 8 7 15 9 24 24/3 8, तो 0 1 9 में से 8 गए 1, ये भी 1 2 आ जाएगा। तो 2/3 माइनस 1 2, तो 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। CUT वाले भी क्या चाहते हैं हमसे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, NT वाले भी। ठीक है जी, तो 12 13 14 15 सवाल हो चुके हैं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं जी, 42 हो गया। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो ये तो आपको सैम्पलिंग की सारी परिभाषाएं पढ़नी पड़ेंगी। वैसे नॉन रैंडम सैम्पलिंग कौन सी नहीं होती? क्लस्टर नहीं होती है। ठीक है, 16 हो गए। चलो 40s तक हो चुके हैं। 50s में मेरे हिसाब से कोई खास क्वेश्चन है नहीं हमारे पास। 50s में वी आर नॉट हैविंग अ क्वेश्चन, बट अगर तुम लोगों को लगता है मेरे से कुछ स्किप हो गया तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। हाँ, 50s में तो मैं डायरेक्टली ना 60s पे मूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपने आप देखा था इसमें, तो 60s में ही अब क्वेश्चन 55 56 57 58। ओके, आजा भाई 60s। ठीक है, 60s आने वाला है बच्चों, बस एक सेकेंड। ओके, 60 में नहीं है कोई, 61 भी नहीं है, 62 है। देखो ना, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसे हम आर स्क्वायर बोलते हैं, वो क्या होता है? ESS अपॉन TSS, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो कोरिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, वो तो कोरिलेशन होता है। डिटर्मिनेशन तो कोरिलेशन का स्क्वायर होता है। रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर नहीं। एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर प्रोपोर्शन टू द टोटल सम ऑफ स्क्वायर, यस, ESS अपॉन TSS। एंड हाउ वेल द सैंपल रिग्रेशन फिट द डेटा, ऑब्वियसली गुडनेस ऑफ फिट के लिए भी आर स्क्वायर का यूज होता है। तो C एंड D बोथ यार। ठीक है, 17 सवाल हो गए गाइस। 17 हो गए, 17 63 हो गया, 64 65। ठीक है जी, 66। ओके फाइन। 67 देखें, 66 भी है क्या? नहीं, 66 नहीं है, 67 ठीक है। क्लोज इंटरवल की बात करें, बहुत आसान है। क्लोज इंटरवल जहाँ पे दोनों तरफ बंद होता है, तो दोनों तरफ बंद है ये। ठीक है, ओपन इंटरवल दोनों तरफ से ओपन होता है, जो कि है ये। तो क्लोज इससे मैच कर रहा है, ओपन इससे मैच कर रहा है। अनबाउंडेड इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा? जहाँ पे एक ही जगह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो, जो कि है ये। और अनबाउंडेड ही हो गया। अनबाउंडेड मतलब जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो a के बाद कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चले जाएगा, तो अनबाउंडेड में आएगा। ओके, तो आप इसमें खुद कर सकते हैं सर्च करके। ठीक है, मेरे हिसाब से 18 सवाल हो चुके हैं। आगे बढ़ा जाए। ओके, 19 68, वेटेड मीन, ग्रैंड मीन ऑफ कॉम्बिनेशन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। मैंने इसकी वीडियो भी डाली हुई हमारे यूट्यूब पे। तो वेटेड मीन मतलब जहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, तो वेटेड मीन हो गया ये वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है प्रोडक्ट ऑफ, तो ये साइन जो होता है प्रोडक्ट का होता है गाइस, ये वाला ऑप्शन हो गया। हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल वाला हो जाएगा, ओके, जो कि ये वाला हो जाएगा। एंड लास्ट है कंबाइंड मीन, जो कि ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फाइन। आई थिंक 19 सवाल हो गए मुझे जहाँ तक लगता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। 68 हो चुका है। ये देखो, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है? जहाँ पे अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है मीडियन से, बड़ा होता है मॉड से, तो ये हो गया ये वाला ऑप्शन यार। उसके बाद नेगेटिवली स्क्यूड, ये वाला ऑप्शन हो गया। सिमेट्रिकल, ये हो गया। और मॉडरेटली स्क्यूड में ये वाला आता है। ओके, 20 सवाल हो गए।
75 में से 20 सवाल अगर ठीक हो जाएं 4-4 नंबर के, 4-4 नंबर कैरी करते हैं ना बच्चों हर एक सवाल, फाइन, ओके, तो बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। आगे आते हैं, मेरे हिसाब से आगे और कुछ खास, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड आई एम डोंट थिंक सो अब आगे कोई 75 क्वेश्चंस में हमारे पास हमारा कोई क्वेश्चन है। ओके 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 ओके, ठीक है, दैट्स ऑल। तो 20 सवाल बड़ी बात है यार, 20 सवाल के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, 80 नंबर आ जाएंगे। चलो 18 भी ठीक कर दो, 72 नंबर आ जाएंगे, बहुत होते हैं 72 नंबर। और ये जो माइक्रो मैक्रो वाले सवाल होते हैं कभी कभार इसमें हम छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं गाइस, स्पेशली इंडियन इकोनॉमिक्स वाले में। तो आप CUT में मैथ्स स्टैट्स को भी बराबर की इंपॉर्टेंस दें प्लीज़। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। काम निकल रहा है, तुम जा रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, मतलब क्वेश्चन के सोल्यूशन समझ में आए नहीं आए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, और जो भी आपके सेक्शंस में क्लास में PG की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये सोल्यूशन शेयर करना प्लीज़। बाय बाय।